हेलो। वर्क पावर एनर्जी ना। बैठिए। कहाँ तक हो गया था? आवेग हो गया था, शक्ति से पढ़ाना था ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? इस बार कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा क्षय की दर को भी शक्ति ये कहेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, या कार्य ऊर्जा क्षय की दर को शक्ति। तो कहते हैं शक्ति बराबर होता है, अश्विन को बोलो वो। अच्छा ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। तो कार्य का होता है भाग छुट्टा एफ एस बाई टी लिख सकते हैं। अगर बल के दिशा में विस्थापन होगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो cos थीटा 0 1 हो जाएगा। इसको एफ एस बाई टी लिख सकते हैं, या इसको एफ एस कॉस थीटा ही लिख दो। इसको एफ एस बाई टी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एस बाई टी मतलब विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ भी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस, एफ भी कॉस थीटा को एफ डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं। एफ भी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट भी। ध्यान से देखो, शक्ति बराबर शक्ति बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य बोले तो एफ एस कॉस थीटा बाई टी, एफ एस बाई टी कॉस थीटा, इसी को लिख सकते हैं एफ भी कॉस थीटा। बोलो हाँ। और इसी को लिख सकते हैं हम ए डॉट बी। ए डॉट बी लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट भी। तो बताइए अदिश गुणनफल है कि सदिश गुणनफल? तो कहते हैं बल और वेग का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? शक्ति। तो इसलिए हम कह सकते हैं शक्ति एक कौन राशि है? अदिश राशि है। इसका यूनिट अगर आप निकालिएगा तो कार्य बटा समय, तो कार्य का हो गया जूल और समय का हो गया सेकंड। जूल पर सेकंड हो जाएगा। और जूल को आप क्या लिख सकते हैं? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। बोलो इंटू पर सेकंड। अरे जूल का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -3। बी मान निकालोगे तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3। शक्ति का व्यवहारिक मात्रा की जो जूल बटा सेकंड लिखते हो ना, इसी को हम लोग लिखते हैं वाट। क्या लिखते हैं? तो शक्ति का सही मात्रक हो गया वाट। इसकी बीमा तो ये हो गई। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक होता है एचपी। किसी भी यंत्र की शक्ति का भी एसआई मात्रक एचपी। एक एचपी बराबर 746 वाट, लेकिन मीट्रिक में एक एचपी बराबर 735.5 वाट। एक मीट्रिक बराबर 735, एक एचपी बराबर 746 वाट, जानते हो ना? एक मीट्रिक एचपी बराबर होता है 735.5 वाट। अब बहुत बड़े यंत्र की शक्ति को किलोवाट में, शक्ति का सही मात्रक वाट, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक एचपी, यंत्रों की शक्ति का भी एचपी। बहुत बड़े यंत्र की शक्ति का, बड़े यंत्र का भी एचपी, लेकिन बहुत बड़े यंत्र का किलोवाट। 1 किलोवाट इस बार थोड़ा पूछा था। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना वाट? 1000 वाट। ये तुमको पूछा था। कार्य करने की दर को शक्ति, शक्ति बराबर
कार्य बटा समय, P बराबर W बाई टी, एफ एस कॉस थीटा बाई टी। S बाई टी को क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे, ये हो जाएगा एफ भी कॉस थीटा। इसी को लिखेंगे एफ डॉट भी, क्योंकि ए बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं शक्ति का सही मात्रक जूल बटा सेकंड, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या लिखेंगे? वाट। और जूल को लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और सेकंड पावर माइनस 2, सेकंड पावर माइनस 1, सेकंड पावर माइनस 3 नहीं हो जाएगा? इसका बीमा क्या होगा? शक्ति का व्यवहारिक मात्रक एचपी, 1 एचपी बराबर शक्ति का औद्योगिक मात्रक क्या? एचपी। आज जनरेटर या मोटर की शक्ति को एचपी में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किसमें? किलोवाट में। 1 एचपी बराबर कितना वाट? 740 वाट। आज शक्ति का सवाल बनाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है mgh बाई टी। 40 सवाल पूछे गए थे 7 सिटिंग में। कितना इंपॉर्टेंट है तुम समझ सकता है इस चैप्टर को। एकदम छोटा छोटा चीज भी आपको ध्यान से पढ़ लेना ताकि एक नंबर भी आपका मिस ना हो। mgh बाई टी हम बोले तो बताओ, ऊपर की तरफ जाएगा गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, कार्य का मान ऋणात्मक, नीचे की तरफ आएगा धनात्मक ना। और mgh गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कितना? mgh गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य mgh। h क्या है? ऊंचाई में अंतर। h क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अब दोस्त मेरे टक्कर, टक्कर की अगर हम बात करें, 3 प्रकार का टक्कर होता है। एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। मेंस में चला 50 नंबर में यही 2 सब्जेक्ट है। समझ लो हाउ सीरियस दिस वन इज। ठीक ना? थोड़ा लगेगा जैसे इसमें तुम कहोगे हम जानते हैं, तो हम जानते हैं उससे इसमें नौकरी नहीं मिलना है। हम बहुत बढ़िया से जानते हैं उसमें नौकरी मिलना है। ठीक ना? तो इसलिए सीखने की लोगों को लगा हाफ MBA करी हम जानते हैं, ये को माइनस प्लस में फंस जाओगे ना, तब जानते हैं पीछे से निकल लेगा। ठीक ना? तो इसलिए एकदम प्यार से समझ के पढ़ो। प्रत्यास्थ टक्कर को ही हम लोग, इसी को हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ भी कहते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर को क्या कहते हैं? पूर्णतः प्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ पूर्णतः अप्रत्यास्थ। बोलो हाँ। प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, पूर्णतः अप्रत्यास्थ। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, जितनी ऊंचाई से गिराओगे उससे कम ऊंचाई उछलेगा। इसको कहते हैं उतनी ही ऊंचाई उछलेगा। जितनी ऊंचाई से गिराओगे टकराने के बाद उतनी ही ऊंचाई उछल जाएगा। अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं जितनी ऊंचाई से गिराओगे उससे कम ऊंचाई उछलेगा। आप पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की अगर बात करोगे, क्लास में पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या है कि जब दोनों टकराएगा ना तो साथ साथ चल देंगे। देख लो, प्रत्यास्थ टक्कर में जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ही ऊंचाई उछलेगा, और प्रत्यास्थ टक्कर जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा। आप पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों साथ साथ निकल लेंगे। बोलो हाँ। अब दोस्त मेरे, प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ की अगर हम बात करें तो इसमें हम कहेंगे जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ही ऊंचाई उछलेगा, तो कुछ भी नष्ट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास 10 रुपया था, आज भी है, 10 रुपया कल भी है, तो पैसा संरक्षित है कि नहीं है? तो जो नष्ट नहीं होगा वो संरक्षित रहेगा। कोई भी टक्कर होगा तो उसमें संवेग अगर बाह्य बल नहीं लगा, बाहर से कोई धक्का नहीं लगा, सिर्फ हम इसे गिरा दिए, सिर्फ हम इसे गिरा दिए, सिर्फ ये जा रहा है और दोनों टकरा गया, कोई बाहर से धक्का नहीं लगा,
तो हर टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। हर टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। और चूंकि जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई उछला, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी संरक्षित रहता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम ना उछला, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। और ई जो है, इसमें भी टकराने के बाद इसका वेग घट जाता है, तो इसमें भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। ध्यान से देखो, सब में सभी प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग नहीं बदलेगा अगर बाह्य बल नहीं लगाए तो। और इसमें जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई उछला, गति ऊर्जा संरक्षित। इसमें जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम उछला, गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, क्योंकि वेग घट गया ना। गति ऊर्जा मतलब वेग पर निर्भर करेगा। और इसमें जितने ये टकराने के बाद इसका वेग घटेगा, तो इसमें भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं। अब तुम, एक होता है प्रत्यास्थता। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2 बटा U1 माइनस V2। V1 V2 क्या है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। V1 V2 अंतिम वेग है और U1 U2 प्रारंभिक वेग। ये बताओ, जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही ऊंचाई उछला, तो प्रारंभिक और अंतिम वेग दोनों समान के अलग अलग? तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों समान होगा, तो इसमें प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है E का मान, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। इसमें जितनी ऊंचाई से उछला उससे कम उछलेगा, तो अंतिम वेग कम की ज्यादा? तो कम अंतिम वेग कम बटा ज्यादा, 1 से कम ना। इसमें हो जाएगा E का मान लेस देन 1। इसमें दोनों साथ साथ चल देगा, तो साथ साथ चल देगा, तो इसका भी अंतिम वेग 10 है, इसका भी अंतिम वेग 10, तो 10 माइनस 10 यहां कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0। E हो जाता है 0। एक बार फिर से समझाते हैं, समझना। प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ क्या है? अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ अलग अलग। जितनी ऊंचाई से गिरा है उतना ही ऊंचाई उछला, इसका मतलब प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ। जितनी ऊंचाई से गिरा है उससे कम उछला, अप्रत्यास्थ। दोनों साथ साथ चल दिया, पूर्णतः अप्रत्यास्थ। बोलो, सब में संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। आज जहां जहां अ लगा हुआ है, अ का मतलब होता है नहीं, अमान्य, जो मान्य नहीं है। अमान्य जो मान्य नहीं है। तो अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब ये मान्य है कि नहीं है? नहीं है, अप्रत्यास्थ, अमान्य, जो मान्य नहीं है। इसमें देखो, जहां जहां अ लगा हुआ है वहां गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है। यहाँ अ नहीं लगा हुआ है, यहाँ गति ऊर्जा संरक्षित है। यहाँ ई का मान, चूंकि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दोनों बराबर है, तो ई का मान क्या हो गया? 1। यहाँ अंतिम वेग कम है, अंतिम वेग बटा प्रारंभिक वेग होता है कम बटा ज्यादा, 1 से कम है। 1 से कम है ई का मान, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ साथ चल दिया, तो V1 माइनस V2 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ ई का मान, प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना हो जाएगा? 0। अब देखो, टक्कर मुख्यतः 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः। अब प्रत्यास्थ को ही हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ भी कहते हैं। जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा। जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ। जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता, उससे कम वेग से लौटेगा, अप्रत्यास्थ। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकरा कर वस्तु पर चिपक जाएगा और उसको अपने साथ जोड़कर एक बनाकर लेकर चल देगा, तो उसको क्या कहते हैं? आई जितना ऊंचाई से गिरा है उससे कम ऊंचाई उछला, तो क्या होगा? अप्रत्यास्थ। आई जितने ऊंचाई से गिरा है उतने ऊंचाई उछला, प्रत्यास्थ। बताओ, कोई भी दैनिक जीवन का एग्जाम्पल प्रत्यास्थ टक्कर में है क्या? ऐसा हो सकता है जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ऊंचाई उछले? थोड़ा सा तो लॉस होवे करेगा, मतलब बाह्य बल लेकिन नहीं लगाना, ऐसा नहीं पटक देना है। पटक दिए मतलब बाह्य बल लगा दिए, फ्री फॉलिंग गिराएंगे, जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उससे कम उछलेगा कि ज्यादा?
तो कहते हैं दोस्त मेरे सब में देखो संवेग संरक्षित, संवेग संरक्षित, संवेग संरक्षित। एकराम देखो गति ऊर्जा संरक्षित है कि नहीं है? इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, इसमें है कि नहीं है? इसमें भी नहीं। इसका मान देखो, ई का मान 1 के बराबर, इसका 1 से कम है, इसका 0। नहीं है? समझा होगा? समझा कि नहीं? प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ एक है कि अलग अलग? जितनी ऊंचाई से गिरा उतनी ही उछला प्रत्यास्थ, जितनी ऊंचाई से गिरा उससे कम उछला अप्रत्यास्थ। आज दोनों साथ साथ चल दिया, पूर्णतः प्रत्यास्थ। सही है। सब में संवेग क्या है? संरक्षित। और जहां जहां अ लगा हुआ होगा संरक्षित नहीं है। क्लियर? दैनिक जीवन का जो भी एग्जाम्पल हो, प्रत्यास्थ टक्कर है कि अप्रत्यास्थ? अप्रत्यास्थ है, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिराते हैं उससे कम उछलता है। लिख लो, दैनिक जीवन के सभी उदाहरण, दैनिक जीवन के सभी उदाहरण दैनिक जीवन के सभी उदाहरण अप्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ के उदाहरण है। अप्रत्यास्थ या क्या लिखा? पूर्णतः अप्रत्यास्थ के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्यास्थ टक्कर दैनिक जीवन में संभव नहीं है। प्रत्यास्थ टक्कर दैनिक जीवन में संभव नहीं है। लिखे, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत न्यूटन के कौन नियम? तृतीय नियम का दूसरा रूप है, और तृतीय गति के नियम का उदाहरण इस सिद्धांत से समझाया जा सकता है। न्यूटन संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? हम वही अभी बताए थे, कोई बाह्य बल ना लगे तो कुल संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस निकाय की कुल रेखीय संवेग क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। मतलब टक्कर से पहले का संवेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग ना हो, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। देख लो, टक्कर हुआ, टक्कर से पहले का संवेग, आई टक्कर के बाद का संवेग, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर से पहले का इसी का ना बंदूक वाला सवाल आता है रे। बंदूक वाला सवाल क्या होता है? mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb। अगर ये हो गया गन, ये हो गया बुलेट, फॉर्मूला क्या होता है? mg vg mb vb, ये बराबर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। हम इसका संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, इसका संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, पढ़े होगे नहीं? mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb। बताओ, 10 केजी का बंदूक से 100 ग्राम की गोली बन जाएगा ना? m मास ऑफ द गन कितना दिया है? mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb। बताओ, मास ऑफ द गन कितना है? वेलोसिटी ऑफ द गन कितना है? वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, माइनस ऑफ mb कितना है? मास ऑफ द बुलेट 100 ग्राम ना,
तो 0.001 kg हो जाएगा। हाँ, 0.1 kg हो जाएगा। 0.01 kg हो जाएगा। अरे यार, 100 ग्राम न है बक छोटा सा। 0 पॉइंट गुना वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है 100। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ द गन नहीं निकल जाएगा। ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से, कितना वेग से? ए द्रव्यमान की गोली है और कितना वेग से? बी वेग से सी द्रव्यमान के वाले किसी का होगा भाई, हम काहे उठाएं? तुम लोग जैसे हम बदतमीज थोड़े हैं। देखो, ए द्रव्यमान की गोली है, बी वेग से सी द्रव्यमान वाले अस्थिर लकड़ी के गुटके में प्रवेश करती है और इसके बाद दोनों एक साथ चलती है, तो इसका संयुक्त वही खूब क्वेश्चन ही पूछता है। ये कहेगा आपको कि ए द्रव्यमान की गोली है, बी वेग से सी द्रव्यमान वाले अस्थिर लकड़ी के गुटके में प्रवेश करता है। ए द्रव्यमान का गोली बी वेग से सी द्रव्यमान वाले अस्थिर लकड़ी के गुटके में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद दोनों साथ साथ चलता है। तो कह रहा है कर वेग क्या होगा, संयुक्त का वेग क्या होगा? संयुक्त का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ए प्लस सी। कह रहा है संयुक्त का द्रव्यमान वेग क्या होगा, तो बताओ। टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग कितना हो जाएगा? ए बी द्रव्यमान गुना वेग प्लस ई द्रव्यमान गुना वेग सी इंटू 0। अब बराबर टक्कर के बाद का संवेग कितना है? द्रव्यमान हो गया ए प्लस सी, वेग हो गया एक्स, ए प्लस सी इंटू एक्स। यहां से अगर हम निकालते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए बी या बटा ए प्लस सी हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, कहता है ए द्रव्यमान की गोली है, बी वेग से गतिशील है, सी द्रव्यमान के अस्थिर लकड़ी के गुटके में प्रवेश करती है और फिर दोनों साथ में चल देती है। ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से अगर चल रही है तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, आई द्रव्यमान गुना वेग बराबर ए प्लस सी, बोलो रे, आई इंटू कितना एक्स। यहां से एक्स निकालेंगे तो ए बी बटा ए प्लस सी नहीं आ जाएगा? तो बोलो, इस टाइप का सवाल तुमको देखने को मिलेगा। 60 केजी का एक व्यक्ति है, एम जी एच वाई टी सुना है ना? 60 केजी का एक व्यक्ति है, तो कह रहा है व्यक्ति की शक्ति ज्ञात करें। शक्ति का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे, पावर इज इक्वल टू एम जी एच बाई टी। एम का मान कितना है? एम का मान कितना है रे? 60 केजी इंटू जी का मान 10 और एच का मान है 10 सेंटीमीटर की 100 सीढ़ी है। तो हाइट निकालोगे तो 10 सेंटीमीटर की 100 सीढ़ी है। इसको अगर मीटर में बदलोगे तो 10 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग दोगे तो मीटर में बदल जाएगा ना, तो 10 मीटर हो जाएगा। एम जी एच का मान कितना हो गया तब? 10। अब बटा टाइम कितना दिया? 1 मिनट 60 सेकंड। ई कट जाएगा, कितना एचपी हो जाएगा? हाँ, 100 वाट ना हो जाएगा रे, बोलो। ये 373 मीटर गहरा तालाब है, यानी हाइट का मान कितना है और एम का मान कितना है? 30 मिनट में। मोटर पंप के द्वारा उस मोटर पंप की शक्ति क्या होगी? पावर निकालना है हमको। तो पावर निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाना होगा, P बराबर हम बोले यहाँ एम जी एच बाई टी। तो पावर का फॉर्मूला एम में कितना हो गया?
360, जी का मान कितना हो गया 10 इंटू एच 373 मीटर अब बटे टी। इसको काट दोगे 1 0 1 0 कट गया 1 0 1 0 कट गया 18 दूनी 36। तो पी बराबर हो जाएगा 746 वाट। और 746 वाट बोले तो क्या 1 HP। 746 वाट बोले तो कितना HP 1 HP। आप देखो अगर आप पढ़े होंगे वाट को अभी तुरंत हम बोले हैं जूल बटे सेकंड लिख सकते हैं। किलो को कितना लिखते हैं 1000। किलो को कितना लिखते हैं 1000। अब वाट को क्या लिखेंगे जूल बटा सेकंड। किलो को कितना लिखेंगे कितना। अब वाट को क्या लिखेंगे जूल बटा सेकंड पक्का। वाट को किलो को क्या लिखेंगे 1000। अब देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 किलो आवर को क्या लिखते हैं सेकंड में 3600 सेकंड ना। 1 किलो वाट आवर लिखना है तो 1 किलो के बदले कितना 1000। और वाट के बदले जूल बटा सेकंड आवर के बदले। अब इसको जिस फॉर्मेट में लिखना है आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर व्यवसायिक मात्रक है ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है किलोवाट आवर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं इसको तो 1 किलोवाट आवर में किलो के बदले 1 लिख दिए 1000 किलो के बदले 1000 वाट के बदले जूल बटे सेकंड क्योंकि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आवर के बदले 3600 सेकंड। अब बताइए कितना हो जाएगा 1 किलोवाट आवर बराबर कितना 3×10⁵ सेकंड सेकंड कट गया जूल हो जाएगा। इसको देखो तो हम अलग अलग तरीके से कैसे कैसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 3600 2 जीरो 11 दिए गुना 10⁻³ जूल नहीं लिख सकते। अब बताओ 1 किलोवाट आवर बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखो तो 3600 10⁻³ को किलो जूल लिख सकते हैं। अब बताओ एकरा हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बोलो तो इसको हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे यहां देखो तुम 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिखते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को किलो के बदले खाली 1000 लिख सकते हैं। वाट आवर वैसे ही छोड़ देंगे। वाट के बदले फिर क्या लिख सकते हैं 1000 1000 रहेगा। वाट के बदले क्या लिख सकते हैं जूल बटे सेकंड। आवर के बदले तो बताओ 36 है 3×2=5 10⁵ जूल हो जाएगा। इसी को हम 3.6 10⁻⁶ जूल लिख सकते हैं। इसको बताओ यहां से अगर हम लिखेंगे तो 3600 2 जीरो 11 देंगे 10⁻³ जूल हो जाएगा। इसी को हम 3600 किलो जूल लिख सकते हैं। 10⁻³ को क्या लिखेंगे किलो क्या लिखेंगे। अब देखो आज जितना भी इसका सवाल बनाना होता है क्या करते हैं सबको गुना करके 1000 से भाग पता है ना। अब दोस्त मेरे कहता है 100 वाट के 5 बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितना विद्युत खर्च होगा। अगर 1 यूनिट का दाम कितना है 2 टका तो यूनिट पहले निकालना होगा। यूनिट निकालना होगा मतलब किलोवाट आवर निकालना होगा। किलोवाट आवर निकालना होगा मतलब सबको गुना करना है। 100 वाट के कितने बल्ब हैं 5 10 घंटा प्रतिदिन चल रहा है और 1 माह में यानी कितना 30। 10 घंटा प्रतिदिन चल रहा है मतलब 1 माह में कितना 30। भागा कितना 1000 कर देंगे कितना आता है 150 आएगा। तो ये 150 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का दाम कितना है 2 टका तो 150 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा 300। कितना एनी डाउट। सबको गुना करके 1000 से भाग देने से पहले एक चीज कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा ना तो सवाल में हो जाएगा गड़बड़। एक तो आप ये 1 किलोवाट आवर बराबर ये एकदम एक लाइन याद रख लीजिए। इसको हाईलाइट कर लीजिए 10⁻⁶ जूल इसको हाईलाइट कर लीजिए। अधिकतर यही पूछता है ये वाला जो है ना टेबल में 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 10⁻⁶ जूल हाईलाइट किए।
हो गया। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब दोस्त मेरा अगर 2 किलोवाट आवर दे देगा तब गुना कर देंगे। 2.4 दे देगा तो यहाँ 2.4 से गुना करेंगे। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। अब दोस्त मेरे एक चीज और बता कि फॉर्मूला जो किलोवाट आवर का होता है वो होता है VIT बटे 1000। खाली इसमें क्या क्या सावधानी रखना है, टाइम हमेशा घंटा में होगा, V वोल्ट में होगा, I एम्पियर में होगा। टाइम हमेशा किस में होगा? घंटा में। और V इंटू I को हम लोग P लिख सकते हैं, तो P इंटू टी बटा 1000। तो जब वोल्टेज और करंट दिया हुआ रहे ना, क्या दिया हुआ रहे, तब ये फॉर्मूला लगाना। और खाली टाइम और पावर, मान लो अगर तुमको टाइम भी दे दिया, पावर भी दे दिया, वोल्टेज भी दे दिया, कौन फॉर्मूला लगाओगे? 1 नंबर की 2 नंबर? हम यहां केवल पावर और टाइम को यूज करेंगे, वोल्टेज को छोड़ देंगे। खाली पावर और टाइम को यूज करके फॉर्मूला लगा के आंसर ले आएंगे। लेकिन अगर हमको VIT तीनों दिया हुआ है तब कौन फॉर्मूला लगाएंगे? 1 नंबर की 2 नंबर? 1 नंबर। लेकिन अगर हमको PI और T दिया हुआ है तब कौन फॉर्मूला लगाएंगे? तुम अगर 1 नंबर लगाओगे तो यहां फिर वोल्टेज चाहिए होगा तुमको, और यहां तुमको केवल पावर और टाइम चाहिए, तो पावर और टाइम यूज कर लो, आई को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो जब पावर और टाइम दिया हुआ है ना, उसके साथ वोल्टेज रहे कि करंट रहे, उसको छोड़ते हुए केवल पावर और टाइम से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। और अगर वोल्टेज और करंट वाला लगाओगे तो VIT बटे 1000 लगाना होगा। तब वोल्टेज दिया हुआ तो करंट को भी निकालना होगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। या नहीं तो अगर तुम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ये वाला लगाना चाहते हो, तो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, यहां से क्या निकालना होगा? करंट। तब वोल्टेज करंट टाइम लेके यहां मल्टीप्लाई करोगे। तो बुझा रहा है? अब उतना क्या करना, जब पावर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाओ, पावर नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाओ। बोलवे नहीं करेगा। पावर दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला की सेकंड, सेकंड है। पावर नहीं दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट। क्लियर? कल हम लोग दोस्त मेरे इसके ओरिजिनल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक ना? जो तुम्हारे LPCVT2 में पूछा है उसको देखने के बाद आपको अंदाजा भी हो जाएगा क्या मामला है। थैंक यू वेरी। एक मिनट, अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास है। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास सस्पेंड है, ठीक है? क्या सस्पेंड है? अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास सस्पेंड है। इसके बाद मैथ और रीजनिंग होगा, ठीक है? और क्या सस्पेंड है आज? इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास सस्पेंड है, मैथ और रीजनिंग होगा। तब तक बैठ के तुम लोग रिवीजन करो, ठीक ना? मूड हो गया तो हम आ भी सकते हैं, कुछ काम है, अगर हो गया तो आ भी जाएंगे, इसके भागना नहीं।